गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विश्व के मृदा संसाधन और उनके वितरण, उनकी विशेषताओं की बात करने के बाद आज हम बात करेंगे मृदा से संबंधित समस्याओं और उनके संरक्षण की। उससे पहले कमेंट बॉक्स में मैं कहना चाहूँगी, कुछ बच्चों ने अपने नाम और अटेंडेंस जिनके लिए मैंने कहा था उनके नाम और सेक्शन कुछ ही बच्चों ने लिखे हैं। याद रखिए, इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सेक्शन अवश्य लिखिए। चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल प्रॉब्लम्स और कैसे उनका निराकरण किया जा सकता है उनकी। सबसे पहले जो बात आती है वो है, मृदा एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मृदा पर ही वेजिटेशन यानी जो वनस्पति और एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन सब का जो विकास है वो निर्भर करता है। मृदा को संरक्षित करना, मृदा को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कुछ नेचुरल भी और कुछ मैनमेड भी, कुछ बायोलॉजिकल भी। नेचुरल प्रॉब्लम्स में दो सबसे बड़े जो प्रोसेस हैं जो कि मृदा को संरक्षित करने में उनको अवरोध पैदा करते हैं, वो एक तो है विंड। एरिड एरियाज की अगर बात की जाए तो वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है वहाँ पर विंड, जो कि इरोजन के लिए, क्योंकि जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो हवा के द्वारा मिट्टी उड़ करके उस स्थान से चली जाती है, वो ग्रिप नहीं रह पाती, एक स्थान पर नहीं रह पाती। इसी तरह से जल के द्वारा जब प्रवाही जल वाही जल प्रवाहित होता है तो उसके माध्यम से मृदा बह करके उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चली जाती है। इस वजह से जो प्रक्रिया होती है उसे इरोजन कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। तो इरोजन मुख्य रूप से जिन कैटेगरीज में बांटा गया है, सॉइल इरोजन, जिसमें मृदा का ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टॉप फर्टाइल लेयर, जिसकी हमने जैसे लेयर्स की बात की थी, जो सॉइल की लेयर्स की, जो उसकी संस्तरों की बात की थी, उसमें टॉप सॉइल लेयर जो है वो समाप्त हो जाता है। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के कारण मृदा कम फर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है और टॉप सॉइल बहुत लाइट हो जाती है, जो कि आसानी से विंड और वाटर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इस टॉप सॉइल का रिमूवल नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल फोर्सेस से जो होता है, उसे कहा जाता है सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन। अब अगर मृदा अपरदन के कारकों की अगर बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण जो कारण, जो हमने इरोजन की बात की है कि विंड की वजह से, वाटर की वजह से बहुत तीव्र हवाएं जब चलती हैं तो टॉप सॉइल जो ऑर्गेनिक मैटर के साथ है वो विंड के द्वारा हटा दिया जाता है। ये अधिकतर तब होता है जहाँ पर ग्रास या प्लांट्स नहीं होते। ये डेजर्ट और सेमी एरिड, जो सेमी डेजर्ट एरिया, एरिड जोन्स में मुख्य रूप से पाई जाती है स्थिति, जब बहुत तीव्रता से, बहुत तीव्र वेलोसिटी से जब पवनें चलती हैं। दूसरा जो प्रमुख कारक है, कारण है, वो है वाटर, जल। जब हिली एरियाज में वर्षा होती है तो सॉइल प्लेन एरिया की तरफ वॉश्ड अवे यानी कि बह करके आ जाती है, और जो बहता हुआ जल है वो मिनरल रिच सॉइल जो है रिवर बेड के, जो रिवर बेड है उसके अलोंगेटेड जो इकट्ठा हो जाता है, और कई साल तक जब डिपोजिशन होता है तो कई बार नदी का मार्ग भी बदल जाता है। इसकी वजह से कई बार फ्लड्स आते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कोसी नदी के बारे में। ये नदियां ऐसी हैं जो अपना रास्ता बदलती हैं, और रास्ता बदलने का मतलब ऐसा नहीं कि उनका कोई नया रास्ता, डिपोजिशन की वजह से उनका जो कोर्स चेंज हो जाता है। इसकी वजह से फ्लड्स आते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल जो पोटेंशियल है उसका भी बहुत अधिक नुकसान होता है। तीसरा आता है ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण। जब पशु बहुत अधिक फील्ड्स में रिपीटेडली बार बार अवेलेबल ग्रास और रूट्स को बार बार उनको खाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो विंड टॉप सॉइल है, जब वो, क्योंकि देखिए क्या है कि जो ग्रास है या जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स एक तरह से सॉइल के लिए ग्रिप का काम करती है, उन्हें बांध के रखने का काम करती है, उन्हें उड़ने नहीं देती, उन्हें वॉश अवे, प्रवाहित नहीं होने देती, ना हवा के द्वारा और न ही जल के द्वारा। तो जब इसकी वजह से जब इसका संरक्षण हो पाता है और जब वो प्लांट्स और वो ग्रासेस नहीं रह पाते तो आसानी से वल्नरेबल हो जाते हैं, उन्हें आसानी से वो उड़ करके और बह करके जा पाते हैं। तो ये जो ओवरग्रेजिंग है, अतिचारण है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। चौथा आता है डिफॉरेस्ट्रेशन,
यानी निर्वनीकरण, जब लगातार, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ रही हैं आर्थिक मनुष्य के रूप में, जब लगातार हम अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे हैं और जो नेचुरल लैंड है, जो वेजिटेशनल पार्ट है, उसको हम अनकवर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर अधिवास बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा रही हैं, जिसकी वजह से बड़े स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसके लिए लैंड रिसोर्स चाहिए और लैंड के लिए जो पहले से मौजूद जो वनीय भाग हैं उनको काट करके उस लैंड को बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए या फिर एग्रीकल्चरल लैंड के लिए काम में लिया जा रहा है। इसकी वजह से निर्वनीकरण की समस्या देखने को मिल रही है। जो ट्रीज़ हैं उनकी जो वही बात है, जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो टॉप सॉइल को बांध के रखती है, जिसकी वजह से सॉइल अपरूटेड नहीं हो पाती, उड़ करके नहीं जा पाती। और लार्ज एरिया में जब फॉरेस्ट क्लियर हो जाते हैं, काट दिए जाते हैं, तो टॉप सॉइल विंड और रनिंग वाटर की वजह से बहुत अधिक वल्नरेबल हो जाती है, वॉश अवे हो जाती है, रोड होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सारे कारणों से जो सॉइल फर्टिलिटी है या टॉप सॉइल जो है वो हटती चली जाती है, जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं। अब बात अगर हम करें कि इस संसाधन की किस तरह संरक्षित किया जा सकता है, कॉजेज़ की बात हम बात करते हैं, प्रिवेंशन की, कैसे उसको रोका जा सकता है, कैसे इसे कंजर्व किया जा सकता है। तो अफॉरेस्ट्रेशन यानी कि पुनर्वनीकरण, लगातार देखिए, सिर्फ पौधों को लगाना ही उसको संरक्षित करना नहीं है, मृदा को संरक्षित करना नहीं है, अपितु पौधे का वृक्ष बनने तक उसे संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़े बड़े पेड़ काट तो दिए जाते हैं कि यहाँ पर राजमार्ग बनेंगे या यहाँ पर इसे कंपनसेट करने के 10 के बदले 20 प्लांट्स लगा दिए जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि उन 10 बड़े वृक्षों के एवज में जो 20 प्लांट्स लगाए जा रहे हैं वो कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे। अगर उन्हें नहीं संभाला गया तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी चैलेंज इसलिए है कि वृक्ष के बदले वृक्ष तक पहुंचाने की स्थिति तक उसको संरक्षित किया जाए। तो एफॉरेस्ट्रेशन, जिसकी वजह से हिल एरियाज में खास तौर से, क्योंकि वहाँ पर जो स्लोपी जो लैंड है, टेरेन है, उसकी वजह से मृदा आसानी से वहाँ से क्रीप आउट हो जाती है, सरपण हो जाता है, वहाँ से खिसक जाती है, जिसकी वजह से मृदा की बहुत पतली सी लेयर रह जाती है। इसीलिए फॉरेस्ट्रेशन एरिड एरियाज में, हिली एरियाज में बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है क्रॉप रोटेशन। एक ही क्रॉप का जो बार बार लगाया जाता है तो उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। और इस टाइम पीरियड में फार्मलैंड जो है वो उनमें कोई क्रॉप नहीं होती है। इस पीरियड में या तो जो फार्मर है उन्हें ग्रास या इस तरह रोटेशन से, जैसे कि पल्सेस यानी कि दालों को अगर लगाया जाए तो भी जो न्यूट्रिएंट है वो रीजनरेट हो जाते हैं। इस तरह से कुछ क्रॉप रोटेशन को स्वाभाविक रूप से जब रोटेशन में लिया जाता है, क्रॉप का सिलेक्शन इस तरह से किया जाए कि सारा का सारी फर्टिलिटी, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स समाप्त ना हो, अपितु उन्हें रीजनरेट किया जा सके, उनका पुनर्चक्रण किया जा सके, उस फर्टिलिटी का, उस जो उत्पादकता है उस टॉप सॉइल में, उसका पुनर्चक्रण किया जा सके। इसके लिए ये आवश्यक है कि क्रॉप रोटेशन स्वाभाविक रूप से किया जाए। इसी तरह तीसरा आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग उसे कहा जाता है कि जब पहाड़ी भागों में जो स्लोप्स हैं उनको काट करके, स्टेप्स बना करके, उनको सीढ़ीबद्ध तरीके से, उनको सोपानबद्ध रूप से, जिससे कि इस सोपान के माध्यम से वाटर का फ्लो जो है वो कम हो जाता है और एक स्टेप से दूसरे स्टेप में उतरते हुए जल एकत्रित हो जाता है, सॉइल एकत्रित हो जाती है, वो बह करके नीचे तक नहीं जा पाता। तो वो जो सोपान है वो उसको संरक्षित करने का, जल और मृदा को संरक्षित करने का, अवरोध कर रोकने का कार्य करते हैं। इससे सॉइल कंप्लीटली लॉस कभी नहीं हो पाती। इसे कहा जाता है सोपानी कृषि। इसी तरह से शेल्टर बेड्स, यानी कि शेल्टर बेड्स का मतलब है प्लांट्स और ट्रीज का फील्ड्स के, यानी कि जो खेत हैं उनके निकट, उनके चारों तरफ इस प्रकार प्लांट और ट्रीज का कवर लगाया जाए कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग विंड की, यानी तीव्र पवनों की जो स्पीड है, जो स्पीड जिसकी वजह से सॉइल समाप्त हो रही है, उड़ करके जा रही है, उससे उस स्पीड को रोकने में वो एक तरह से एक ब्रेक का काम करती है और उस तीव्रता को, वेलोसिटी को
पवन की तीव्रता को कम करती है। इसकी वजह से सॉइल उड़ करके नहीं जा पाती, उसको अवरोध करती है, उसको संरक्षित करने का इसे कहा जाता है आश्रय पेटियां या शेल्टर बेड्स। इसी तरह एम्बैंकमेंट का मतलब है तटबंध, जिसके माध्यम से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा जो एक कह सकते हैं कि बहुत मजबूत एक स्ट्रक्चर है जिसे तटबंध भी कहा जाता है। एक आर्टिफिशियल, एक होते हैं नेचुरल तटबंध और एक होते हैं आर्टिफिशियल, जो कि रिवर के अलोंग, रिवर के बैंक्स के तट के किनारे पर जो बनाए जाते हैं, जिससे कि फ्लड से, जो बाढ़ हैं उनसे इसका संरक्षण होता है, और रिवर्स और रेन वाटर्स को ओवरफ्लोइंग होने से या बहुत उनको जल का जो अति जो एकत्रीकरण है उसको होने से रोकते हैं। और रिच फर्टाइल सॉइल जो वॉश अवे हो जाती है उसकी वजह से, जल की वजह से, उससे संरक्षण करते हैं। इसी तरह से जो एक और बात आती है, वन महोत्सव, जो एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है स्टेट्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया है, जो कि अवेयरनेस क्रिएट करता है फॉरेस्ट और सॉइल के कंजर्वेशन के लिए। इसको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इसे भी ग्राउंड लेवल तक सिर्फ कागज़ों में न रह करके इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो रियल ग्राउंड में भी इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ख़ास बात है कि जैसा कि कहा गया कि प्लांट्स तो हम लगा देते हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है कि इन्हें कितना संरक्षित किया जाता है। तो आप भी अपने इर्द गिर्द जब प्लांटेशन करें, जब पौधारोपण करें, तो मेक श्योर इस बात का ध्यान रखिए कि वो पौधे वृक्ष बनने तक आपकी ही जिम्मेदारी है। जिस तरह से पेरेंट्स के लिए एक बच्चा जो कि बहुत छोटा है, वो उसे छोड़ नहीं देते, बल्कि उसको मैच्योर होने तक, उसकी परवरिश होने तक, उसे आत्मनिर्भर होने तक उसे संजो कर रखते हैं, वैसे ही एक प्लांट का भी संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है। उस प्लांट को भी संभालना, सहेजना, उसकी देखरेख करना, उसको संरक्षित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये ये जो डायग्राम है ये सबको रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, जिसमें ग्राउंड कवर प्लांट्स सच एज ग्रासेस आर प्लांटेड इन स्ट्रिप्स बिटवीन फील्ड्स ऑफ क्रॉप्स के बीच में जो कृषि के जो फसलें हैं उनके बीच में ग्रासेस प्लांट की जाती हैं, और जिसमें कि इन स्ट्रिप्स जो ग्राउंड कवर है इनमें रेन और रन ऑफ वाटर सोख हो जाता है, इकट्ठा होता है, जिससे कि वो पेनिट्रेट भी करता है और वो कल्टीवेशन में और प्लांटेशन में काम भी आता है, बह कर नहीं जाता। विंड ब्रेक्स, जैसा कि शेल्टर बेल्ट्स जिनकी बात हमने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फील्ड्स के चारों तरफ किस तरह से वृक्ष हैं जो कि पवन की तीव्रता को कम कर रहे हैं। इसी तरह से टेरेस फार्मिंग, स्टेप लाइक टेरेसेस हैं यहाँ पर, जो कि स्लोब्स हैं जिनमें कि रन ऑफ वाटर बह करके नीचे तक नहीं चला जाता और सॉइल को अपने साथ कैरी नहीं करता, अपितु टेरेस जो है वो टेरेस की वजह से वो जो सॉइल है, पानी है, वो अगली जो स्टेप है उसके ऊपर एकत्रित हो जाता है और वो बह करके नीचे तक नहीं जाता, कंजर्व रहता है। इसी तरह कंटूर क्रॉपिंग, जब जो रोज में एक कर्विंग रोज में कंटूरिंग फॉर्म में जब हिल्स पर क्रॉपिंग की जाती है, जिससे रन ऑफ वाटर बह करके नहीं जाएगा और इरोजन नहीं होगा, बल्कि रिड्यूस होगा, इरोजन कम होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नो टिल प्लांटिंग, मतलब कि जो सीड्स प्लांट किए गए हैं ग्राउंड में वो विदाउट प्लोइंग, यानी कि फर्स्ट टिलिंग द सॉइल, मतलब उसमें से जो टिल है उसको डेड प्लांट्स जो हैं उनको प्रीवियस क्रॉप के उन्हें रहने दिया जाता है, जिसकी उसका प्रभाव ये होता है कि वो जो पहले की जो रूट्स हैं वो मृदा को बांधे रखती हैं और उन्हें उखाड़ने से जो मृदा अपरूट हो जाती है वो नहीं होती है, अपितु वो संरक्षित रहती है। तो पुरानी जो क्रॉप है, पुरानी जो फसल है, उन्हें अपरूट ना करके उन्हें बने रहने दिया जाए, तो नो टिल प्लांटिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज कवर क्रॉप्स, यानी फील्ड्स जो है ईयर अराउंड पूरे साल भर प्लांट की जाती हैं, इवन जब उस सीजन में भी जब क्रॉप्स जब बढ़ती नहीं है तब भी, तो प्लांट्स कवर द सॉइल, प्लांट्स जो हैं वो सॉइल को कवर रखते हैं और अपनी प्लेस को होल्ड रखते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो संरक्षित हो पाती है। तो ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ये जो नेचुरल टेक्निक्स हैं
उस सॉइल को और वाटर को कंजर्व करने की बहुत ही नेचुरल टेक्निक्स हैं, जिसकी वजह से विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत नेचुरल प्रोसेस से ये कार्य किए जा सकते हैं। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये बन सकता है कि सॉइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करिए। जो भी मृदा संबंधी समस्याएं हैं, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इनको संरक्षित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, किस तरह से संरक्षित किया जा सकता है, तो इस पर आप अपने नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।